हरे कृष्णा, वेलकम टू अ चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट में कोई भी बात होती है, जो भी आपका फैक्ट इन इशू है ना, या जो भी आपका रिलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर कोर्ट को मानना है कि कोर्ट इस चीज़ को मान ले, तो आपको क्या करने पड़ते हैं, आपको प्रूफ देने पड़ते हैं, उस रिगार्ड में आपको एविडेंसेस देने पड़ते हैं उसे प्रूफ करने के लिए। लेकिन हमारे बीएसए में और पहले इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, उसमें कुछ दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट इस बात को ट्रू मानती है विदाउट एनी प्रूफ। तो दो सिचुएशन कौन सी है, सबसे पहला जुडिशियल नोटिस, ठीक है, और दूसरा अगर आपने किसी चीज़ का एडमिशन किया है, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ एडमिट कर रहे हो, एडमिशन बेसिकली क्या होता है, अपने अगेंस्ट कोई कुछ आप बात बोल रहे हो। तो जब नॉर्मली अपने अगेंस्ट कोई कुछ बात बोलता है तो कम ही चांसेस हैं कि वो झूठ बोल रहा होगा, वो सही ही बोल रहा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। अब एक केस मैं आपको बताती हूँ। शशि नायर, अभी हम लोग जुडिशियल नोटिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर ये जो हमारा सेक्शन है इसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। जस्ट बेयर एक्ट ही नहीं पढ़ना है ना, और जस्ट प्रोविजन को ही नहीं समझना, जूरिस्प्रूडेंस भी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो जुडिशियल नोटिस है वो क्या है, यहाँ पे कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है उस चीज़ को, ठीक है, बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, हमें कोई चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट उसे सही मान लेती है बिना कोई प्रूफ दिए हुए। अब जुडिशियल नोटिस के पीछे का जूरिस्प्रूडेंस ये है, देखो क्या होता है कि आपने एक मैगजीन पढ़ा होगा, मैं आपको प्रिंसिपल्स पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कई बार एक बात बोली है कि देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, कि जो लिटिगेशन है जल्द से जल्द ख़त्म हो, मतलब स्पीडीली जो है मैटर डिस्पोज हो, है ना, ये क्या है, एक जनरल प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे स्पीडीली से डिस्पोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं चीज़ों को, मतलब जो चीज़ें पता है उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल नोटिस उन फैक्ट्स का बेसिकली होता है जो कि जजेस को पता रहता है। अब नॉर्मली जैसे एक और मैं आपको केस बताती हूँ, फतेह चंद के केस में कहा गया था, फतेह चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि देखो कुछ बातें होती हैं जो जज को भी पता रहता है ना, तो हम जज से ये नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज कि हाँ हम चीज़ों का प्रूफ मांगते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता जज से कि यू क्लोज योर आइज, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो कि जज को भी दिख रही है, तो उसका प्रूफ मांगने की क्या ज़रूरत है, जब वो बात सबको ही पता है तो हम जज से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको हम प्रूफ दिया जाए तो ही वो माने। अरे नहीं, वो सबको पता है कि ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, तो जज भी प्रूफ नहीं मांगेगा वहाँ पे। ठीक है, समझ आया। तो आई थिंक ये आपको इसका थोड़ा सा जो है जूरिस्प्रूडेंस क्लियर हुआ होगा। 51 कहता है कि कोर्ट ने जिन चीज़ों का जुडिशियल नोटिस ले लिया है उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसका जुडिशियल नोटिस लिया है दैट नीड नॉट बी प्रूव्ड। क्लियर। अब कौन कौन सी चीज़ का जुडिशियल नोटिस ले सकती है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। तो मैं बेयर एक्ट की रीडिंग करूँगी। अच्छा, एक बार सेक्शन 51 भी रीड कर देती हूँ। सेक्शन 51 क्या कहता है, कहता है नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। तो इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब हम रीड करेंगे सेक्शन 52, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कोर्ट शेल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, शेल यूज़ हुआ है। तो क्या ये मैंडेटरी है कोर्ट को कि जो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उसका जुडिशियल नोटिस लेना ही होगा? तो देखो, हाँ शेल वर्ड यूज़ है लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन हम लोग देते हैं, कोर्ट अगर चाहे तो प्रूफ ले भी सकती है, प्रूफ भी ले सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसे सपोज बुक्स रिफ़र करने हैं, जो भी मतलब इसके अंदर चीज़ें बताऊंगी वो रिफ़र कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक बार किसी ने बोल दिया तो आंख बंद करके बैठ जाए, नहीं, उसका मन कर रहा है बुक देखने का तो देख सकती है। ये सब क्या इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये जो आप चीज़ें पढ़ रही हो क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है। और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ इज़ नथिंग बट एन क्या है, इट इज़ एन हैंडमेड ऑफ जस्टिस। हमेशा वो सबसर्विएंट रहेगा जस्टिस के। पर्पस क्या है हमारा, पर्पस क्या है हमारा प्रोसीजर का, जस्टिस को दिलाना, है ना। तो जस्टिस से ऊपर कभी नहीं होगा, जस्टिस से प्रोसीजर कभी हावी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पहला क्या लिखा है। अब एक एक बेरेट करके रीड करूंगी, कोई डाउट होगा सो आस्क मी। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो वही लॉज जो कि इंडिया में है ना,
और या फिर वो लॉज जो कि इंडिया में है लेकिन उनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, मतलब जो इंडिया के बाहर भी लगते हैं। ठीक है, आप जैसे बीएनएस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इंटरनेशनल ट्रीटी, अग्रीमेंट और कन्वेंशन विथ कंट्री और कंट्रीज बाय इंडिया और डिसीजन मेड बाय इंडिया एट इंटरनेशनल एसोसिएशन और अदर बॉडीज। तो ये बेसिकली थोड़ा इंटरनेशनल एस्पेक्ट में बात करी जा रही है, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन है, अग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें, इसका कोर्ट क्या करेगी, जुडिशियल नोटिस लेगी। जुडिशियल नोटिस मतलब आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सी क्या कहता है, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनकी प्रोसीडिंग, और फिर हमारा जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब का भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी। ठीक है, इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पहले ना यहाँ पे यूके के भी लॉज के बारे में लिखा गया था, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा लॉ यूके के लॉ से इन्फ्लुएंस था, लेकिन अभी हमारा बीएसए में से हटा दिया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट में था। फिर डी किसकी बात करता है, सारे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल के सील की बात करता है। ठीक है, उसके बाद ई, द सील्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन, नोटरीज, public and all seals which any person is authorized to use by the constitution or by an act of parliament or state legislature or regulation having the force of law in India। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सील से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, और फिर इसमें है नहीं कुछ ऐसा बताने वाला, लेकिन स्टिल आई एम रीडिंग, पता नहीं आप रीड करोगे या नहीं करोगे, वीडियो में रहेगा तो क्या पता आप सुन लो और उसे थोड़ा पढ़ लो। एफ बात करता है द एसेशन टू ऑफिस, नेम्स, titles, functions and signatures of the person filing for the time being any public office in any state if the fact of their appointment to such office is notified in any official gazette। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से क्या मतलब पब्लिक ऑफिस के रिगार्ड में थोड़ी सी बातें कर रहा है ना, मोटा मोटा ऐसा कहा जा सकता है। फिर जी किसकी बात कर रहा है, द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री और सॉवरीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि अच्छा आप इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़ोगे कि स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ना, तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ोगे रिकॉग्निशन। खैर ये थोड़ा सा मतलब इतना रिलेटेड नहीं है, आप रिलेट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो यही है कि मतलब कोई भी कंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसका नेशनल फ्लैग, टाइटल, है ना, तो उसका भी हमें कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। द डिवीजन ऑफ टाइम, द जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल्स, फास्ट एंड हॉलीडेज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि आज एकादशी है, आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि आज जन्माष्टमी है ना, आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि ये जो आपने वो पढ़ा होगा ज्योग्राफी, अगर आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा ये किस तरीके से डिवीजन होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये किस तरीके से चीज़ें बटी हुई हैं। खैर दिस इज नॉट आवर टॉपिक, है ना। तो उसके बाद अगला क्या है, आई लिखा है द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, इसका भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। अब हम ये बातें तो ऐसी हैं जो कि कोर्ट को पता ही होगा, अब ये भी आप प्रूफ करने लग गए तब तो कहाँ ही प्रोसीडिंग जाएगी, आपको नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद फिर जे किसकी बात करता है, द कमेंसमेंट, कंटिन्यूएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर कंट्री बॉडी ऑफ पर्सनस। तो एक तरीके से रिलेशन है ना, फॉरेन कंट्रीज से, मोटा मोटा ये कह सकते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ जैसे रिलेशन है। ये आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, है ना, एग्जैक्टली ये मत लिखना है, वो लिखना जो बेयर एक्ट में आपके। द नेम्स के बात करता है, द नेम्स ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है, एंड ऑफ द डिप्यूटीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट एंड ऑल्सो ऑफ ऑल ऑफिसर्स एक्टिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रोसेस एंड ऑफ एडवोकेट्स एंड अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू अपीयर और एक्ट बिफोर इट। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा कोर्ट से रिलेटेड है, तो इसका भी आपको जुडिशियल नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा एल किससे रिलेटेड है, द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी। ठीक है, तो जो रोड के लॉज हैं और जो सी के, इसके रिगार्ड में, तो ये भी हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया, मतलब इसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेती है। फिर उसके बाद एक केस लॉ है हमारे पास कि क्या ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जो लिस्ट बताई, ये क्या एग्जॉस्टिव है, इसके अलावा किसी और चीज़ का जो कोर्ट है वो चाहे तो जुडिशियल नोटिस नहीं ले सकती। तो हमारे पास इस रिगार्ड में केस है ओंकार नाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन।
तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बात कही कि जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, ये जस्ट क्या है, एक रोड मैप है, ठीक है, जिससे कि कोर्ट जो है मतलब ऊपर ऊपर से मोटी मोटी चीज़ें बताई गई कि इन चीज़ों पे जो है कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस ले सकती है, जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर वो जानना चाहे तो कर सकती है, ठीक है। अब लेकिन इनमें तो लेना ही लेना है, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है ना। ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई ए से लेके एल तक, उस पर लेना ही लेना है। अगर ये भी नहीं किया तो क्या किया, है ना। उसके बाद फिर एक हमारे पास इसका एक और सबसेक्शन है, वो क्या कहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि शैल लिखा है ना, तो शैल मैंने बोला कि पर ज़रूरी नहीं है, कोर्ट चाहे तो चीज़ों को रिफ़र कर सकती है। तो इसी बात का थोड़ा सा पुष्टिकरण या इसको थोड़ा सा सॉलिड करता है हमारा 52 का सबसेक्शन 2। मैं रीड करती हूँ। इन द केसेस रिफर टू इन सबसेक्शन 1, मतलब ये जो आपने लिस्ट पढ़ी, एंड ऑल्सो ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट, द कोर्ट में रिजॉर्ट फॉर इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स। तो क्या लिखा है कि वो रिफ़र कर सकती है अप्रोप्रिएट बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को, और रेफरेंसेस, है ना, अप्रोप्रिएट बुक्स, डॉक्यूमेंट और रेफरेंसेस, इनको रिफर कर सकते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग में। एंड इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन टू टेक एनी जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, इट मे रिफ्यूज टू डू सो, मना भी कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल सच पर्सन प्रोड्यूसेस एनी सच बुक और डॉक्यूमेंट एज इट में कंसिडर नेसेसरी टू एनेबल इट टू डू सो। तो मतलब समझ आ गया, जो शेल वर्ड है यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि अब आंख बंद करके कोर्ट को मानना है, नहीं, ये बताता है कि कोर्ट जो है रिफर भी कर सकती है और पर्सन से कह भी सकती है कि भाई ये जो बुक है, डॉक्यूमेंट है, जो भी रेफरेंसेस है प्रोड्यूस करो, तो ही हम इस चीज़ का जुडिशियल नोटिस लेंगे, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक द जुडिशियल नोटिस लेटर, डोंट मेक मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो ही उसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। आप ये नहीं कह सकते कि सेक्शन में तो शैल लिखा हुआ है। समझ आ गई बात, चलो क्लियर। तो कौन सी चीज़ें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, दो चीज़ें थे उसमें। पहला जुडिशियल नोटिस, सेक्शन 51 ये बात कहता है कि जो जुडिशियल नोटिस है उसे, जिस चीज़ का कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 52 के 1A में हम लोगों ने देखा कि क्या लिस्ट है ना, तो जो लिस्ट है इसे तो कंपल्सरीली माननी है, और इसके अलावा भी मतलब कोर्ट चाहे तो ले सकती है। फिर 52 का जो 2 है उसमें बताया गया कि ये जो है कोर्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि आंख बंद करके मान ले, ठीक है, उसके पास जुडिशियल डिस्क्रिशन है, जुडिशियल नोटिस लेने का जुडिशियल डिस्क्रिशन है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है अगला, जिस चीज़ का हमें जो मतलब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, वो है हमारा एडमिशन। तो जो भी एडमिशन अगर क्या कहते हैं कि पार्टी करती है ना, उसे क्या कहते हैं कि प्रूफ करने की कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट चाहे तो और चीज़ें भी मंगवा सकती है, ठीक है। अगर उसे लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ना, तो कोई और फैक्ट्स की ज़रूरत है तो मंगवा सकती है, तो ही वो मानेगी। ज़रूरी नहीं है कि उससे भाई कि नहीं भाई तुम मानो ही मानो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। नो फैक्ट्स नीड्स टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टी इज देयर टू और द एजेंट्स अग्री टू एडमिट एट द हियरिंग। तो जो पार्टी या फिर पार्टी अपने एजेंट के थ्रू, है ना, ज़रूरी नहीं है पार्टी, अपने एजेंट के थ्रू भी अगर वो कोर्ट में कुछ एडमिट कर रही है। अच्छा, एडमिशन जो होता है सिविल केस में क्या कहते हैं कि पार्टी के बिहाफ पे भी कोई कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अग्री टू एडमिट एट द हियरिंग और विच बिफोर द हियरिंग दे अग्री टू एडमिट, तो हियरिंग से पहले, है ना, ये सब सारी चीज़ें लिखी गई हैं। by any writing under their hands or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings। तो ना या फिर pleadings के थ्रू जैसे भी उन्होंने चीज़ को एडमिट किया है, ठीक है। प्रोवाइडेड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर, अब क्या लग गया, प्रोवाइजो लग गया है। क्या कहता है प्रोवाइजो, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, है ना, तो वो प्रूफ भी मांग सकती है। सो आई होप इट इज क्लियर। तो समरी समझ आ गया। तो क्या वो दो चीज़ें हैं जो कि कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जुडिशियल नोटिस 51, 52, है ना, और क्या है, एडमिशन। एडमिशन कहाँ दे रखा है, 53, ठीक है। लेकिन दोनों ऐसा नहीं है कि अब आंख बंद करके मानना है, यहाँ पे कोर्ट के पास दोनों ही सिचुएशन में जुडिशियल डिस्क्रिशन है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।